हेलो बच्चों, आज का हमारा इस चैप्टर का जो मैंने 12th क्लास का सिलेबस स्टार्ट किया है फर्स्ट अपने इस चैनल पर फिजिक्स का सिलेबस, तो उसका फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक आज रहेगा। मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन इस चैप्टर का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है सबसे, गाउस लॉ और उसके तीनों एप्लीकेशंस। दो एप्लीकेशंस हम पहले वाले दोनों वीडियोज में पढ़ चुके हैं। उससे पहले वाले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गाउस लॉ क्या होता है पढ़ा है। आपने नहीं देखे तो ये पोर्शन इतना आप उसको जरूर जाकर देखिए। टॉपिक वो भी इंपॉर्टेंट है कि जो डाइपोल है उसके कारण फील्ड निकालना। आपको करने सारे ही टॉपिक हैं, ऐसा नहीं कुछ स्किप करना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक अच्छे से आप इसको कीजिए। और इसके साथ ही आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल नए वीडियो से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, इसमें हमें क्या बताना है, फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। ये आपके पास स्फेरिकल सेल है, कितनी रेडियस की, कैपिटल आर रेडियस की, आर रेडियस की स्फेरिकल सेल है। इसके ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू आप कोई भी ले सकते हैं। तो स्मॉल क्यू चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली। अब आपको क्या बताना है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के कारण इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का तीन तरह से हम इसको डिस्कस करेंगे। अलग अलग तीन इसके पोर्शन बनेंगे। कैसे, एक आउटसाइड कोई पॉइंट होगा तो हमें बताना है, एक इसकी सरफेस के ऊपर पॉइंट है तो बताना है, और एक इसके इनसाइड पॉइंट हो सेल के तो बताना है। फिर हम तीनों के कारण जो फील्ड आएगा उसका डिस्टेंस के साथ ग्राफ भी, जैसे हम पहले वाले दोनों एप्लीकेशंस में बना रहे हैं, बनाएंगे। इतना हमारा काम आज का रहेगा। तो अब देखिए, ये मान लीजिए कोई पॉइंट क्या है, P है। P की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर। डिस्टेंस हमेशा कहां से लेनी है आपको, सेंटर से। हमने डाइपोल किया तो कभी भी आप मेजर, यानी P पॉइंट की डिस्टेंस आप बता रहे हैं इस स्फेरिकल सेल से। इसका मतलब ये है कि आप P पॉइंट की डिस्टेंस इस स्फेरिकल सेल के सेंटर से ही आप इसकी डिस्टेंस बता रहे हैं। तो P पॉइंट है, डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि जिस पॉइंट के ऊपर आपको फाइंड आउट करना है उसकी डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा है। ऐसे तो सिंबल के अकॉर्डिंग लिखेंगे कि स्मॉल आर है, यहाँ कैपिटल आर से ज्यादा हो। अब आप क्या करेंगे, कैसी सिमेट्री देखिए, ये स्फीयर है तो स्फेरिकल कैसी गाउसियन सरफेस हम मानते हैं। देखिए इस P पॉइंट से पास होने वाली ये हम क्या मानते हैं, देखिए इस तरह से ये क्या बनाया है मैंने, ये स्फेरिकल सेल थी आपके पास। ये मैं लिख देता हूं आपको कंफ्यूज करे तो, यदि ये मैं लिख देता हूं, क्या आपने माना है, क्या है ये, गाउसियन सरफेस, स्फेरिकल ही गाउसियन सरफेस आपने ली। देखिए दो बार हमने इसके एप्लीकेशन पढ़े, सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस ली। जो आपको सिमेट्री, यहाँ सिलेंड्रिकल का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। जो आपको सूट करे, जिससे आप सोल्व कर पाए, वो हम स्फेरिकल सरफेस उसी शेप की लेते हैं। तो फिर से सुनिए, इतना मैंने अभी आपको बताया है। फिर एक बार फटाफट इसको मैं रिवाइज कर देता हूं कि जो ये स्फेरिकल सेल है वो हमने ली है कैपिटल आर रेडियस की। इसके ऊपर स्मॉल क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और उससे आउटसाइड कोई पॉइंट P है, कितनी डिस्टेंस पर, स्मॉल आर पर, और उस पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, फील्ड फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखिए, दो वीडियोस के अंदर मैं डायरेक्शन बता चुका हूं, बिल्कुल उसी तरह से। अब यहाँ उसको बताने की आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं है कि यहाँ चार्ज पार्टिकल है उसके कारण देखेंगे, यहाँ चार्ज पार्टिकल है उसके कारण देखेंगे। दो बार मैं सेम चीज बता चुका हूँ, आपने नहीं देखे तो वो वीडियो जाकर देखिए। तो उनमें साइन अल्फा कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, केवल कोस अल्फा कंपोनेंट के कारण ही डायरेक्शन हमें मिलती है फील्ड की। यहाँ जैसे चार्ज होगा वैसा का वैसा चार्ज यहाँ होगा, तो वो उनके कारण भी सेम यही कहानी रहेगी। यहाँ चार्ज होगा वहां ऐसा चार्ज होगा। तो आप उन दोनों वीडियोस में जाकर डायरेक्शन जरूर देखिए, आपको फिर भी कंफ्यूजिंग हो तो सिंपल है। यहाँ ई वेक्टर की डायरेक्शन हमें क्या मिलती है, इससे फार अवे, ये डायरेक्शन हमें ई वेक्टर की मिलती है। और यहाँ हम एक एरिया वेक्टर लें तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मैं आपको बता चुका हूँ कैसी होती है, परपेंडिकुलर। तो फिर से देख लीजिए, क्या मैंने आपको दोबारा से बताया, फिर से देखिए, बिल्कुल ही सिंपल सा डेरिवेशन है। थोड़ा बहुत आप ध्यान से देख लीजिए, हमें क्या करना था, फील्ड कैलकुलेट करना था। तो हम यहाँ कहीं ले लीजिए आप, इस गाउसियन, इस डीएस वेक्टर का मतलब होता है कि जो एरिया वेक्टर आपने लिया है वो इस सरफेस के किसी भी एरिया वेक्टर को, हर एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। तो हमने यहाँ डीएस वेक्टर लिया, डीएस वेक्टर की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर, और वही ई वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण होगी। कहीं भी लेंगे तो यही होगा, यहाँ लेते तो भी यही होता, डीएस वेक्टर की डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर आती और ई वेक्टर की डायरेक्शन भी इससे फार अवे डायरेक्शन आती। तो ये आप देखेंगे। तो अब देखिए, देखो
क्या करेंगे आप, दो चीजें आपके पास मैंने आपको पहले ही बताया, एक आप किसको सोल्व करते हैं, फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर को, और एक फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट को। ये फ्लक्स है उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है और ये गाउस लॉ है। दोनों को सोल्व कर लेते हैं और दोनों को इक्वल रख देते हैं तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाता है, फील्ड। तो वही आप लिखेंगे जैसे पहले हमने लिखे हैं अभी तक, बाय मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। क्या लिखेंगे देखिए आप, बाय मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स क्या आएगा, देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स में फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑन क्लोज्ड सरफेस ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। इसको सोल्व हम करेंगे तो कितना आएगा, देखिए आप यहां से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा ई डीएस कोस थीटा। और थीटा क्या है यहाँ पर, क्योंकि दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम, वही मैं आपसे बार बार कहता था, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आपके पास चॉइस है। चॉइस का मतलब परपेंडिकुलर में दो चॉइस है, आप इसको ये भी ले सकते हो, इधर वाले भी ले सकते थे आप, लेकिन इधर भी लेते तो कोस 180 आता और वो माइनस का साइन हमें कंफ्यूज करता। तो हम क्या डायरेक्शन ले लेते हैं, डीएस वेक्टर, जो कन्वीनियंट हो दोनों परपेंडिकुलर में से जो भी है उसको हम ले लेते हैं। तो ये कोस 0 आ गया, तो ये काम हमारा हो गया। फाई कितना आ जाएगा, ई बाहर आ जाएगा, जैसे औरों में लेते रहे। बाहर क्यों है, देखिए क्योंकि जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है तो उससे हम जो क्वांटिटी कांस्टेंट होती है उसको बाहर ले देते हैं। कांस्टेंट क्यों है ये, क्योंकि देखिए पहले तो आप ये अच्छे से समझ लीजिए कि ये जब दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ये फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, ये सेकंड का, और ये दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है उसकी कोसाइन होती है, उसका कोस होता है। तो ये मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग इस गाउसियन पॉइंट के ऊपर हम सोचे तो ई हर जगह सेम है, मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पर सेम है, क्योंकि हर पॉइंट सिमेट्रिक है। हाँ, डायरेक्शन हर पॉइंट पर डिफरेंट है, पर ये मैग्नीट्यूड होता है, तो मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पर सेम है, कांस्टेंट है, इसलिए इसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर लिखा है डीएस। अब बताइए आप इसके बाद, इसका मतलब ये होता है इंटीग्रेशन का कि जो जितने डीएस 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 है, सारे डीएस को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। जब आप सारे डीएस को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 पाई आर स्क्वायर। इसका जो गाउसियन सरफेस है उसका सरफेस एरिया, और स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये ध्यान रखिए कभी आप जल्दी में 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर नहीं करते, क्योंकि वो तो इस सेल का सरफेस है, वो नहीं लेना है। आप यहाँ किसके लिए सोल्व कर रहे हैं, देखिए गाउसियन सरफेस के लिए, और गाउसियन सरफेस का जो सरफेस एरिया होगा इस गाउसियन सरफेस का, वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। कौन सा आर, स्मॉल आर, क्योंकि इस गाउसियन सरफेस है उसी की तो रेडियस लगेगी यदि हम उसका एरिया निकालना है तो। यह आप लिखेंगे। दूसरा क्या करेंगे, देखिए आप इसके बाद, उसके बाद आप क्या लिख देंगे भाई, गाउस लॉ। गाउस लॉ में आप सब जानते हैं बहुत सिंपल, फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। क्यू हमेशा ध्यान रखना, बहुत बार हमने बताया और पहले भी डिस्कस किया है कि जो इस गाउसियन सरफेस के इनसाइड चार्ज होता है, ये गाउसियन सरफेस है, इसके इनसाइड, तो यहाँ हमें कुछ सोल्व करना ही नहीं, क्योंकि यहाँ हमने पहले से उसको क्या माना हुआ है, इस सारे जो इनसाइड ये जो चार्ज है इस गाउसियन सरफेस के तो अंदर आ गया नहीं, ये ध्यान रखना आप इस बात को, इसके इनसाइड है तो वो पहले से क्यू है। तो हम क्या कर देते हैं, इन दोनों को सोल्व करना होता है, यहाँ इसको ज्यादा सोल्व हमें करना नहीं पड़ा, क्योंकि बिल्कुल ही यही चीज तो हमारे पास क्यू है। तो इन दोनों इक्वेशन से हम लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या आ जाएगा, दोनों को इक्वल रख दिया, E कितना आ जाएगा, देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ऐसा क्यों बनाते हैं, देखिए क्या बनाया मैंने, दोनों को इक्वल रखा इसको और इसको। E कितना आ गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्या बन गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बन गया ये के, तो ये देखा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। तो ये हमारा फील्ड निकल कर आ गया आउटसाइड पॉइंट पर। अब मैं इसको ई ओ लिख देता हूं, ओ फॉर आउटसाइड। तो बार बार यहां से लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में आप लिख दीजिए वो अंडरस्टूड है, क्योंकि हमें 3 निकालने हैं, एक सरफेस के ऊपर, दूसरा आउटसाइड, तीसरा इनसाइड। तो एक हमने निकाला है तो ई ओ हमने ये लिख दिया। तो याद रखना कि यहां से आप इसको पोज करके उतार सकते हैं। ये मैंने आपको बहुत बार बताया, जब भी आपको नोट करना हो आप नोट करते जाइए साथ साथ, और आप उसको पोज करके नोट कर सकते हैं। अब देखिए, देखो दूसरा अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब इसके बाद फील्ड एट सरफेस ऑफ द सेल। अब सरफेस के ऊपर, अब देखिए देखो इसको पूरा डिराइव अलग से नहीं करना है, सरफेस के ऊपर पॉइंट हो, यहां पॉइंट हो,
यहाँ पॉइंट हो कहीं भी सरफेस के ऊपर। तो यदि आप गाउसियन सरफेस मानेंगे तो कैसे मानेंगे, वही ऐसी मानेंगे गाउसियन सरफेस जो खुद ये सेल ही बन जाए एक तरह से, यानी एकदम ओवरलैपिंग होती है, ऐसी गाउसियन सरफेस बनेगी। सोल्व करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ स्मॉल आर की जगह क्या आएगा जब आप फिर से सुन लीजिए क्या आपने बताया। आप क्या करेंगे सरफेस के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट पर सोल्व करें, दोबारा शो भी करना चाहिए यदि तो ऐसी गाउसियन सरफेस मानेंगे जो खुद से लिए 4 पाई स्मॉल आर, क्योंकि उस सिचुएशन में क्या स्मॉल आर और कैपिटल आर इक्वल हो जाएगी, इतना ही तो फर्क पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और लास्ट में सोल्व करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 4, मतलब यहाँ सोल्व करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो आपको सोल्व नहीं करना है, एग्जाम में भी आए तो नहीं करना है, सीधा आप इसको लिखेंगे to determine field at surface putting small r is equal to capital R, small r को कैपिटल R रख देंगे इन इक्वेशन 3। जो इक्वेशन 3 है उसमें स्मॉल r को हम क्या लिख देंगे कैपिटल R। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एस हो सरफेस के ऊपर के क्यू अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4। तो ये आप ध्यान रखिए, देखो इक्वेशन नंबर आ जाएगी 4। तो हमने आउटसाइड फाइंड आउट कर लिया और हमने क्या कर लिया सरफेस के ऊपर फाइंड आउट कर लिया। अब बारी आती है इनसाइड हम फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए अलग से कोई और डायग्राम बनाने की उसकी आपको जरूरत नहीं है। तो अब देखिए मैं मिटा देता हूं ये बाहर वाला सारा। अब देखिए, देखो अब हमारा पॉइंट आप हेडिंग लगाइए, उसमें बी कर लेना, आप सेकंड वाले को बी किया, अब सी, ए बी और सी ये कर लेना। अब क्या है देखिए, फील्ड इनसाइड सरफेस ऑफ द सेल, उसको बी कर लेना, वो छोटी सी बात है। अब देखिए अंदर पॉइंट है, ये पॉइंट है मान लीजिए यहाँ, अब प्री पॉइंट यहाँ है, यहाँ फाइंड आउट करना है आपको। तो वही पी से जाने वाली आप क्या मानेंगे, गाउसियन सरफेस मानेंगे। तो क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, देखिए स्मॉल आर क्या है, वापिस से देखिए ये स्मॉल आर, पहले वाला मिटा दीजिए, ये रह गया मिटाना। फिर से सुनिए, अब यहां से वापिस से मैं समझा रहा हूं आपको, रह गया तो कुछ क्या किया है हमें, देखिए सिचुएशन के अंदर के किसी पॉइंट, अंदर के इस पॉइंट पी के ऊपर हमें क्या करना है, फील्ड फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट जो पी है वही पी से जाने वाले गाउसियन सरफेस माने, ये आर डिस्टेंस पर है, डिस्टेंस तो वही सेंटर से लेंगे, इतना सब हम सीख चुके हैं। तो स्मॉल आर क्या होगा, कैपिटल आर से यहां कम होगा इस सिचुएशन के अंदर। लेकिन अब क्या आएगा, देखिए हमें किन दो चीजों को सोल्व करना होता है, फाई इज इक्वल टू, किसको सोल्व करते हैं, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर को, और एक फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट को। तो यहां तो सोल्व कैसे करें, एक्चुअल में तो यहाँ ई जीरो आएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो अंदर ये अप्रोप्रिएट नहीं है कि हम ई वेक्टर की डायरेक्शन से करें, डीएस वेक्टर तो होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, डीएस वेक्टर तो वही परपेंडिकुलर होगा सरफेस के। लेकिन अंदर ई वेक्टर की डायरेक्शन आपको डायग्राम में शो इसलिए नहीं करनी है क्योंकि अभी मैं आपको समझा रहा हूं, अंदर ई जीरो आएगा। जब कोई क्वांटिटी है ही नहीं तो उसकी डायरेक्शन कैसे बताएं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए रेस्ट में है और आपसे पूछे वेलोसिटी की डायरेक्शन ड्रॉ कीजिए, तो ड्रॉ कहां से करेंगे, जब वेलोसिटी है ही नहीं उसकी, जब वो मोशन कर ही नहीं रहा है। तो वही बात क्या है, अंदर ई वेक्टर कुछ कई जगह लिखा मिलता है, बनाया मिलता है, ई वेक्टर की डायरेक्शन आप नहीं शो करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखो आप इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, बाय डेफिनेशन या बाय गाउस लॉ लिख दीजिए सीधा। बाय गाउस लॉ क्या बताता है कि जो फ्लक्स होता है फाई, और फाई की मैं क्या लिख देता हूं, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू चार्ज कितना है, यहां देखिए आप, यहां जो चार्ज है गाउसियन सरफेस के अंदर, मेन बात इधर ये नहीं कहेंगे आप क्यू है सर, ये क्यू ही रखा जाए, क्यू नहीं है चार्ज। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, हमें कौन सा लेना होता है चार्ज, जो गाउसियन सरफेस के अंदर हो, बाहर वाला नहीं लेना होता है। तो बाहर ही है सारा चार्ज, तो गाउसियन सरफेस के अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो चार्ज कितना है, जीरो। ये आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा आप देखिए बार ध्यान से, क्या आप देखेंगे ध्यान से इसके अंदर, आप ध्यान से ये देखेंगे इसके अंदर कि जो गाउसियन सरफेस है उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, टोटल चार्ज लेना है। तो यहां से आप सीधा क्या लिख देंगे कि जो ई है वो जीरो, और कौन सा ई आएगा, ये इन वाला।
शुरू में लगाने के सीधा आप यहाँ से लिखेंगे। फिर से सुनिए बार, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आपको। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो यहाँ डायरेक्शन शो करना सही नहीं है, मैंने क्लियर कर दिया है। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ये गाउस लॉ बन जाता है। इधर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखे तो Q तो 0 ही है। अब यहाँ क्या करेंगे आप यहाँ से, क्योंकि यहाँ से देखिए ये E ds cos थीटा ऐसे तो बनेगा। तीन यहाँ से आपको लगे सर E को 0 कैसे लिख दिए, यहाँ से देखिए थोड़ा वैसे आपको समझा रहा हूँ। x y z इजिकल टू 0 हो तो इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सा, या तो x 0 होगा या y 0 होगा या z 0 होगा। तीनों में कम से कम एक तो 0 होगा। यदि तीन का मल्टीप्लीकेशन 0 है तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो भी 0 हो सकते हैं, तीनों भी 0 हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक जरूर होगा। तो यहां से आप लिखे यदि इसी तरह से कि इसका मतलब E ds cos थीटा, ये केवल समझाने के लिए आपको ये वाली चीज जो मैं अभी बता रहा हूं कि यहां से केवल एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको। E ds cos थीटा ये आएगा राइट हैंड साइड में कितना आएगा 0, तो इसका मतलब या तो ये E 0 होगा या ds 0 होगा या cos थीटा 0 होगा। तो ds तो 0 नहीं है यहाँ। क्यों 0 नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ एरिया आप यदि मानेंगे, यहाँ कुछ एक एलिमेंट लेंगे, एक इनफाइनाइट सिंबल एलिमेंट लेंगे तो कुछ ना कुछ तो उसका एरिया होगा। कोस थीटा का तो मीनिंग नहीं बनता, क्योंकि देखिए थीटा है वो इन दोनों के बीच का एंगल है, ई के और डीएस के बीच का। तो ई वेक्टर तो यहाँ ई तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो एंगल कहां से बताओगे। यदि मान लीजिए वेलोसिटी और फोर्स के बीच आपसे एंगल पूछे और वेलोसिटी तो हो ही नहीं या फोर्स हो ही नहीं कोई एक चीज, तो एंगल बताओगे कहां से। दोनों वेक्टर प्रेजेंट तो होने चाहिए ना। तो थीटा तो मतलब नहीं है, क्योंकि ई एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो बचा कौन, ई। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ई कितना है 0, और उसी ई को हमने क्या लिख दिया, ई इन लिख दिया। तो फिर से आप देखेंगे, देखिए कि हमने क्या कर लिया, तीन सिचुएशन के कारण फील्ड निकाला। ये तो बाहर पॉइंट हो तो ये O फॉर आउटसाइड, सरफेस S फॉर सरफेस, सरफेस के ऊपर ये, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। हमेशा ध्यान भी रखेंगे कि जो स्फेरिकल शेल है उसके अंदर जो फील्ड है हमेशा 0 होता है। तो ये आप हमेशा इस चीज को ध्यान भी रखेंगे। अब मैं ये केवल समझाने के लिए था, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। आप कहीं से भी आपको उतारना है, वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, डिस्टेंस के साथ क्या कर रहा हूं, डिस्टेंस के साथ ई का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, जो कि पूछते हैं और थोड़ा आपको मुश्किल लगता है। ध्यान देते हैं उसी तरह से ये इस एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस आ जाएगी वही, इस पर क्या आ जाएगा इधर ई। अब आप देखिए क्या है, ये हमारे पास सेंटर है इसका, ये कितना है कैपिटल आर है यहां तक। तो तीन सिचुएशन हमारे पास वही होगी। इधर वाली चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये सारे पॉइंट इनसाइड वाले को। अंदर फील्ड कितना होता है 0। तो ये देखिए ये ग्राफ का पार्ट है, थोड़ा सा आप इसको बोल्ड कर लीजिए, पार्ट है, यानी अंदर जो फील्ड है वो कितना होगा 0। इसके अंदर जो फील्ड है वो 0 होगा। ये ग्राफ बन चुका है इतना। यहां सरफेस वाला पॉइंट है, सरफेस के ऊपर। अब देखिए इनमें ज्यादा कौन से वाला, निश्चित रूप से सरफेस वाला मैक्सिमम है, क्योंकि वहां तक कैपिटल आर है। तो ये है के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अब इसके बाद जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी जो फील्ड है वो क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो ई ओ क्या लिख देंगे, प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर। देखो दोनों आप बोल सकते हो, ई ओ प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर, यानी 1 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और ई ओ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और 1 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो क्या होता है, मिलाना नहीं है वैसे ग्राफ के अंदर आपको यहाँ कि क्या कर देना, देखिए आपको यहाँ मिलाना नहीं इस तरह से। इसका मतलब ये होता है कि ये कहाँ मिलेगा, थोड़ा और मैं थोड़ा सा दूर रख देता हूं आपको, कहीं दूर से, क्योंकि वीडियो के अंदर मिला हुआ नहीं दिखे। तो क्या किया देखिए आपने यहाँ पर, क्या किया आपने, देखिए यहाँ पर फिर सुन लीजिए, ये ग्राफ का पार्ट है, ये बोल्ड है, ये क्या है देखिए यहाँ सरफेस के ऊपर है जो मैक्सिमम है। उसके बाद जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी फील्ड है वो कम होता चला जाएगा। ये आप कभी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इस स्फेरिकल शेल को नहीं बनाए तो भी वो अंडरस्टूड है। लिख दीजिए, लिखना चाहे तो, क्योंकि यहाँ क्लियर एकदम स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर है, इधर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर बाहर के पॉइंट, और यहाँ सरफेस के लिए स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के इक्वल है। तो ये सारा हमारा फर्स्ट चैप्टर है। जो भी आपको इस पूरे सारे वीडियोस आप देख लीजिए, जो भी आपको टॉपिक कम समझ में आया है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। कोई प्रॉब्लम है, कोई स्टेप आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई उसका कर दूंगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जो सेकंड चैप्टर है उसको। एक बार हमारा सिलेबस हो जाएगा तो हम न्यूमेरिकल्स भी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे उन सबको डिस्कस करेंगे, उन सबको डिस्कस करने की पूरी कोशिश रहेगी। लेकिन अभी थोड़ा हम सिलेबस करते हैं, क्योंकि अभी हम उन क्वेश्चंस में लग जाएंगे तो सिलेबस फिर बहुत हमारा पिछड़ जाएगा। तो
आज का वीडियो देखने थैंक यू। और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।